अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास लास्ट टाइम हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसको उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसको समझ भी लिया होगा। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। और आपको याद होगा कि मैंने उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। उसमें आपको ये बताया गया था कि जी क्वेश्चन के तौर पे कि जी स्टेट करना है आपने लॉ ऑफ मास एक्शन और एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 18 है एक्सरसाइज का, उसका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को, जो आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले इसके पहले बारे में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आपके सामने 2 साइंटिस्ट के नाम नज़र आ रहे हैं आपको। एक का नाम है गर्लबर्ग और एक का नाम है वेज। ये 2 साइंटिस्ट जिन्होंने 1869 में इस लॉ को सबसे पहले प्रपोज़ किया था। ठीक है, उन्होंने प्रेजेंट किया था इस लॉ को सबसे पहले, जिसमें उन्होंने इसके असल जो डिस्कशन है वो बताना शुरू की थी, या इसके बारे में बताना शुरू किया था कि जिसमें हमने ये बात पढ़ी कि जी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं उनमें एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसको एक्सपोर्ट करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन उस डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। अब स्टार्टिंग में ये लाइंस अगर आप देखें तो गर्लबर्ग एंड वेज इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ अकॉर्डिंग, यहाँ तक जो है वो आप देख सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद अगली जो बात की जा रही है वो है इसकी स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ये आपके सामने इसकी स्टेटमेंट आ गई। अब मैंने इसके बारे में आपको लेक्चर 3 में पहले बता दिया था कि असल में ये जो डिस्कशन की गई है कि जी जो रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस है वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस प्रोडक्ट के जो कि हमारे सामने रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होनी है, लेकिन उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो एक्टिव मास है। मतलब ये कि वो अमाउंट है, बहुत स्मॉल अमाउंट है, जिसको नाम दिया गया है यहाँ पे एक्टिव मास के तौर पे। तो एक्टिव मास जो है उसको यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मास के। एक्टिव मास से मुराद क्या है, स्मॉल अमाउंट है। ठीक है, और अगर एक रिएक्टेंट की बजाय एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मौजूद हैं तो फिर उनमें से हर एक एक्टिव मास जो होगा उसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो हर इंडिविजुअल रिएक्टेंट के साथ जो है वो लिंक होगा। ठीक हो गया। इसके बाद आगे आ जाएं, डेफिनेशन के बाद यहाँ पे कहते हैं कि जनरली जो एक्टिव मास है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एक आम तौर पे कंसिडर करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशंस के साथ, जो है उसको कंसंट्रेशन भी कहते हैं एक्टिव मास को, और उसका यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब है। ये आप देख सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब से एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो, ये तो यूनिट है इसका, लेकिन अगर आपने इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल की जाएगी। मींस कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इससे हम क्या तैयार करेंगे, इससे कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट आगे डेरिवेशन आती है। डेरिवेशन में आप ज़रा गौर कीजिएगा। डेरिवेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रिएक्टेंट्स ए और बी है, ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये रिएक्शन ख़ासतौर पर याद रखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन किन के लिए बनाया गया है, किन चीज़ रिएक्शंस के लिए बनाया गया है, उन रिएक्शन के लिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक दिया गया है आपके सामने है, ये A + B और ये KF और KR, ये 2 कांस्टेंट्स हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी ये बात हो रही है कि 2 रिएक्टेंट्स हैं
ए और बी, उनके मिलने से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और वो है सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल किए हैं ताकि हम इसको सिंबॉलिकली जो है वो इनको रिप्रेजेंट कर सकें इन अमाउंट्स को, और यहाँ फिर इनको हम इनका जो यूनिट लिखते हैं वो मोल पर डीएम क्यूब है, जो कि मोलर कंसंट्रेशन है। इसके बाद इसने जो आगे डेरिवेशन में मज़ीद बात की है वो ये कि है, हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब हो रहा होता है तो उस दौरान जो है वो रिएक्टेंट्स के मिलने से प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है। अब वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्टेटमेंट के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड भी हो सकता है, रेट ऑफ रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन इन केस हम स्टार्टिंग से यहाँ से बात कर रहे हैं जो ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, वो ए और बी रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी अगर बात करें तो उनके रिएक्ट करने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी मोलर कंसंट्रेशन की। आप देख सकते हैं ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रही हैं आपको। ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ मोलर कंसंट्रेशंस को, ठीक है। और के एफ और जो है वो क्या है, असल में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वालिटी के साइन में चेंज किया गया और उसके बाद इसके साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। के एफ क्या है? बेसिकली स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये आप देख सकते हैं के एफ जो है, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तो ये के एफ है, ये के एफ जो है वो क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। तो ये तो था जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले पेज पे इसकी कुछ डेरिवेशन रिमेनिंग है जी। तो इसमें मज़ीद आगे डिस्कशन की जा रही है, वही बात आती है दोबारा से कि जी हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात आ जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टर में आना शुरू कर देता है। इन रिएक्शंस की तो यही आइडेंटिटी है कि ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टर में आना शुरू कर देता है। तो अगर हम देखें तो सी और डी, ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये सी और डी के नाम से है यहाँ पे, ठीक है। ये जी रिवर्स रिएक्शन है जी, रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट के। लेकिन असल में हम यही बात कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है हमारी, जिसमें हमने ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसका रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलर कंसंट्रेशन की। मींस के जो रिएक्टेंट्स की हैं या प्रोडक्ट्स की हैं, ठीक हो गया। यानी मेरा इससे मतलब ये है, मोलर कंसंट्रेशन से मुराद जो है वो एक्टिव मैस है। अब वो एक्टिव मैस सिंगल भी हो सकता है, अगर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, अगर दो हैं तो फिर ज़ाहिर बात है दो रिएक्टेंट्स तो दो प्रोडक्ट्स में बन जाएंगी, तो इसलिए उनके एक्टिव मैसेज होंगे या मोलर कंसंट्रेशन होंगी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉरवर्ड है या रिवर्स है, डेफिनेटली वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनकी मोलर कंसंट्रेशन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वालिटी का साइन में चेंज कर दिया गया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन को। ये आप एक ही शक्ल देख रहे हैं, असल में प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। के आर जो है वो क्या है, वो असल में स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो मज़ीद एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जी वो के एफ और के आर जो हैं वो क्या हैं, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स हैं और इनको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स कहते हैं रिस्पेक्टिवली। आप इनको बार बार कह सकते हैं कि के एफ का मतलब फॉरवर्ड और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के आर से मुराद स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं, एक स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं जी कि जब एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो उस दौरान आप देखें तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो होती हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हो जाती हैं। मींस के प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं, मगर ये कि रेट फॉरवर्ड का और रिवर्स का बराबर हो जाता है, ठीक हो गया। तो ऐसी स्टेज पर आने के बाद कंसंट्रेशंस के कभी इम्कान होते हैं कि वो भी सेम हो जाएं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होती है वो यही बताती है कि जब भी ये मेंटेन हो जाती है रिवर्सिबल रिएक्शन में तो उसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी एक जैसी हो जाती है। दूसरी चीज़, उनमें फॉरवर्ड का रेट और रिवर्स का रेट भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये कंडीशन आपके सामने नज़र आ रही है कि जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, इक्विलिब्रियम के साथ जब ये बात मामले सामने आएगी रिएक्शन के अंदर, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो के एफ और के आर ये दोनों बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स हैं। तो मैं आपके सामने ये ज़रा गौर कीजिएगा, जब इसको एक प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे तो कांस्टेंट्स को सेपरेट कर दिया गया और वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया गया। तो यहाँ पे के एफ और के आर ये दो रेट कांस्टेंट्स हैं और ये बराबर है किसके, सी डी और ए और बी, ठीक है। ये दो आपके पास क्या हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आपके सामने जो के एफ और के
आर के दरमियान जो रेशो से हमने केसी से रिप्रेजेंट कर दिया। केसी क्या है? केसी से मुराद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। केसी आप गौर करें तो ये केसी है, लेकिन ये दोनों स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स की आपस में रेशो के साथ एक ख़ास रेशो के साथ बराबर किया गया है इसको, और इसका नाम है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का जो फाइनल कंक्लूजन है हम ये फाइंड कर लेते हैं कि ये जो आम तौर पे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है ये एक रिलेशन डेवलप कर देता है किसके दरमियान? एक तो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को किसके दरमियान? एक्टिव मैथ्स के दरमियान, और इसके साथ साथ क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान एक लिंक मेंटेन कर देता है। कौन सी चीज़? लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन दो चीज़ों के दरमियान एक ब्रिज की हैसियत रखता है, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन, यानी एक्टिव मैसेज, ठीक हो गया। तो मैं बार बार कंसंट्रेशन का वर्ड इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें आपने पहले 9th में पढ़ चुके हैं कि मोलैरिटी और इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। तो वो मोलैरिटी क्या है? बेसिकली आप उसी को यही समझें कि ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एक्टिव मैसेज और उनके जो है दरमियान रिलेशन को डेवलप करता है। एक्टिव मैसेज के, एक्टिव मैथ्स के और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है और एक्टिव मास के दरमियान रिलेशन को डेवलप करने वाली जो चीज़ है वो क्या है? वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है। इसके बाद इससे ऑनवर्ड आगे जो डिस्कशन की गई है वो एक जनरल रिएक्शन के लिए की गई है। वो इसलिए शामिल की गई है कि बस इसमें इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि जी अगर एक जनरल रिएक्शन है तो उसमें ज़ाहिर बात है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स भी हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स भी हैं। मज़ीद इस चीज़ में वाज़ेह किया गया है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है उनकी फ्रैक्शन अमाउंट जो है, जिसे हम मोलैरिटी कहते हैं या जिसे हम एक्टिव मैसेज कहते हैं, उनको यहाँ पर मज़ीद एलेबोरेट कर दिया गया इस डेरिवेशन के अंदर जो आपके सामने इस टाइम मौजूद है कि डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन में ये जो जनरल रिएक्शन है, इस जनरल रिएक्शन का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें आप तवज्जो करें तो ये समझ आएगी, ये आपके सामने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, स्मॉल ए भी है, लार्ज ए भी है, स्मॉल बी भी है और लार्ज बी भी है। इस तरफ आ जाएँ, दूसरी तरफ आ जाएँ राइट साइड पर, तो इक्वेशन में सी भी है, स्मॉल सी भी है, कैपिटल सी भी आ जाता है, स्मॉल डी भी और कैपिटल डी भी है। ये क्यों लिखे गए हैं? सिर्फ इस बात को जाहिर करने के लिए कि जब हम ये बार बार लॉ में बात करते हैं, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में, कि जी जो एक्टिव मैथ्स है ना, एक्टिव मैथ्स, इनके बारे में जब हम देखते हैं ना कि हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार ये एक्टिव मैथ्स क्या चीज़ है। तो एक्टिव मैथ्स को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए उस लॉ में, इस लॉ के अंदर इस जनरल रिएक्शन की मदद से क्या किया गया? इस जनरल रिएक्शन की मदद से मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी गई है। वो क्या है? वही सेम जो पीछे पढ़ के आए हैं कि इसमें आप ये स्टेटमेंट देख रहे हैं इसकी, ठीक है, वो स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। क्या कहती है स्टेटमेंट? देखिएगा, वो जी कहते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज़ टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। यानी कि जो आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब भी रेट की बात करेंगे तो वो रेट जो होगा वो असल में वो क्या है? वो उस मोलर कंसंट्रेशन जिसे एक्टिव मैस कहते हैं उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि आप उसमें उस एक्टिव मैस को उसकी क्या कर देते हैं? उस रिएक्टेंट की पावर के तौर पे ज़ाहिर करवा देते हैं। मींस कि आप उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर उसके एक्टिव मैस को आप उसकी क्या कर देते हैं? रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? पावर। और वो किसके साथ रिलेट कर रही है? वो एक्टिव मैस, वो पावर, वो असल में रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जो है वो कंसंट्रेशन क्या कर रही? रिलेट कर रही है। तो यहाँ पे इस लॉ में ये मज़ीद एक्सप्लेनेशन बता दी गई, यानी जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी वो भी ख़त्म कर दी गई यहाँ पे कि जी आप एक्टिव मैस के बारे में बार बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्टिव मैस क्या है। तो एक्टिव मैस वो फ्रैक्शनल अमाउंट है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट है रिएक्टेंट की, जो यहाँ प्रोडक्ट की, जो दोबारा से
रिएक्टेंट बना सकता है या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकता है, क्योंकि हम बात ही रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के अंदर हम ये आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि रिएक्टेंट्स मुकम्मल बन गए हैं, प्रोडक्ट्स मुकम्मल बन गए हैं, ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही होते हैं, और रिएक्टेंट्स कभी प्रोडक्ट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो कभी प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है कि जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन को और उनकी पावर को जो है हम क्या करते हैं, उसको पावर बना देते हैं रिएक्टेंट्स की, और वो असल में रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेट रहता है हर सूरत में। ठीक हो गया। और इसके आगे मज़ीद वही आप देखें जो मज़ीद आगे डिस्कशन की गई है, इसमें आप देखें तो यहाँ पर आप मज़ीद इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। इसकी डेरिवेशन अगर हम देखें तो डेरिवेशन आ जाती है, यहाँ पे आप डेरिवेशन की हेडिंग लिख सकते हैं, बना सकते हैं इस पॉइंट पर कि जी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए आप क्या लिख रहे हैं जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो एक्टिव मैस के है जो रिएक्टेंट्स के होंगे, और किस में होंगे, किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होंगे। तो बात वही है, मगर तरीका बयान करने का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी बात सिमिलर उसने वही कही है जो पीछे पढ़ के आए हैं स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट है, फ़र्क सिर्फ ये है कि उसको सिर्फ क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन कर दिया गया यहाँ पे, और जबकि पीछे जो डिस्कशन की गई है उसमें आप समझ लें कि उसमें उसने क्वालिटेटिवली डिस्कस कर दिया। इसके अंदर जो पिछला पेज था, मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, ये हमारे पास पिछले पेज पे देखिएगा, तो पिछले पेज पे हम उसकी डेफिनेशन को देखें तो ये डेफिनेशन यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। तो इसमें ये डेफिनेशन के साथ आप गौर करें तो यही बात सामने आती है कि जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मैस के। बस इतनी सी बात थी कि अगर एक रिएक्टेंट है सिंगल तो उसका रेट जो होगा वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर रिएक्टेंट्स हैं तो किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स हैं तो फिर डेफिनेटली उसका जो रेट होगा रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो उन रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही बात उसने अगर आप देखें तो अगले पेज पे भी यही कर दी है, लेकिन यहाँ पे इसने क्वांटिटेटिवली डिस्कस कर दिया इसको कि जी अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी, वो जी जो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, तो उसका रेट रिएक्शन का रेट होगा वो उनके रिएक्टेंट्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन सेम इसी तरह की आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन उसने दी है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी यही बात हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया उसने ए और बी लगा के। क्यों किया, क्योंकि इसने यहाँ पर क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन कर दिया कि जी आप इसको एक जनरल रिएक्शन के थ्रू क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन कर रहे हैं साथ। तो ये लॉ ऑफ मैथ्स ऑफ एक्शन का एक प्रॉपर हिस्सा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरे का पूरा आपने करना है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ना वो यही बता रहा है कि स्टेट करना है लॉ ऑफ मैस एक्शन एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। तो ये जनरल रिएक्शन भी आपने साथ एक्सप्लेन करना है इसमें। ये नहीं कि आपने जस्ट खाली स्टेट कर देना लॉ ऑफ मैस एक्शन ड्राइव कर देना है और ये ऊपर तक आप इसको मुकम्मल कर दें कि सी इक्वल टू सी डी और बी ए बी, नहीं, उसके साथ आपने ये वाला हिस्सा भी लाजमी करना है। उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी बातें। फिर इससे अगले पेज पर आ जाएं। अभी ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये ऊपर ए और बी स्मॉल बी बचाए गए हैं, क्या हैं ये, असल में वही हैं जिन्हें हमने पावर कहा हुआ है। और ये पावर क्या है, ये कंसंट्रेशन है, और वो कंसंट्रेशन को हमने दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहा हुआ है, एक्टिव मैस कहा हुआ है। ठीक है, तो ये बातें वही बातें हैं जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ये जनरल एक्सप्रेशन, इसको इस जनरल रिएक्शन के लिए जो है हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगली पेज पर आ गया हूँ मैं। अगले पेज पे भी ऐसा ही है कुछ, आप देखें वजह से तो ये आपको फॉरवर्ड के बजाय रिवर्स रिएक्शन के बारे में समझ आ रही होगी कि आर जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ पे सी और डी क्या है, ये रिएक्टेंट्स की बजाय प्रोडक्ट्स हो गए। ऊपर सी और स्मॉल डी लिखा हुआ है, ये क्या है, ये असल में वो एक्टिव मैसेज हैं। जस्ट ये डिस्कशन की गई है इसमें, तो आप गौर करके देखें तो इसमें वही बात दोबारा से उसने कर दी है कि जी जब एक रिएक्शन आप फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बराबर हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। तो इस स्टेज पर आने के बाद होगा क्या, ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा। तो आप देखें ये कॉन्स्टेंट्स भी इसने सेपरेट कर दिए हैं, वेरिएबल भी सेपरेट कर दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें इसने सेपरेट कर दी।
तो उसके बाद आगे क्या किया जी, हमने सिर्फ जस्ट यही किया जो पीछे किया था, कॉन्स्टेंट्स अलहदा कर दिए, KF और KR देखें आपने इसमें अलहदा कर दिए, कॉन्स्टेंट्स हैं, C और D और A और B ये वेरिएबल्स हैं, इनको सेपरेट कर दिया क्योंकि ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशो है। तो इसके बाद आगे इसने KC को जब इक्वल किया तो KF और KR के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल कर दिया। इसके बाद आ जाएँ इसकी एग्जांपल्स आगे आ जाती हैं, एग्जांपल भी आपने मेंशन करनी है, ये भी शामिल है बेटा, ठीक है। इसको भी आपने ऐड करना है एग्जांपल के तौर पे सवाल के अंदर। ये एग्जांपल्स पेपर के अंदर आपसे सवाल के अंदर ही होंगी, यानी सवाल में ही आपने एग्जांपल्स को मेंशन करना है, ठीक है। तो एग्जांपल 1 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल 2 भी इंपॉर्टेंट है, दोनों करनी है आपने। तो एग्जांपल 1, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है, आप ज़रा गौर करें। उसके बाद इसी तरह इसके लिए जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो उन्होंने रेट बनाया हुआ है वो देख लें। प्रोडक्ट साइड पे क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और रिएक्टेंट साइड पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों का अगर आप रेशो देखें तो आपके सामने मौजूद है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें तो इससे आगे KC = NO और ये 2, उसको जो आप देख सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसमें 2 जो है वो क्या है, असल में एक्टिव मैस है, उसको उसने पावर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये पावर क्यों बनाई है इसने, सिर्फ इसलिए कि ये बताना ज़रूरी था कि जी जो हम कहते हैं ना एक्टिव मैस, मोलर कंसंट्रेशन, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लफ्ज़ बताना ज़रूरी है कि ये असल में क्या है, ये एक्टिव मैस है या मोलर कंसंट्रेशन है जो कि जिसके साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में प्रोपोर्शनल रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली एग्जांपल आ जाती है अमोनिया की एग्जांपल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से। तो इसके अगले पेज पर आप देखें तो ये भी इनका एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाता है, ये एक्सप्रेशन है आपके, ठीक है, RF = KF, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इस तरह यहाँ पे भी इसने एक्सप्रेशन ड्राइव कर दिया। देखें पिछले पेज पे अगर आप देखें तो उसमें प्रोडक्ट साइड जो है वो आपके सामने क्या है, अमोनिया की है, रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो ये आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है आपके सामने, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा गया था और इसका हमने एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव कर दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आगे इसकी एक्सरसाइज है, टेस्ट टू सेल्फ देखिएगा आपके सामने, ये देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आप देखें तो आपने डिफ़ाइन, पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने देख लिया, डिफ़ाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी डेफिनेशन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आसान सी डेफिनेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की भी, हम ये स्टेटमेंट पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद हाउ इज़ द एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड, आपके सामने मैंने बता दिया कि एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपने इसका यूनिट भी पढ़ लिया, यूनिट क्या था इसका वो भी आपको थोड़ा याद होगा कि इसका यूनिट मोल पर DM³ था, और इसको एक्सप्रेस करना हो तो किससे करते हैं, ये आपके सामने स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आ रही होंगी, यहाँ मैंने भी आपके सामने दिखाई, ये एक्सप्रेशन में देख रहे होंगे आप, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये भी आपके सामने मौजूद हैं। इसके बाद आप आ जाएँ, अगला सवाल है कि जी क्वेश्चन नंबर 4 में कि जी पॉइंट आउट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ये हाइपोथेटिकल कहते हैं जो फर्जी रिएक्शन है, उनकी अंदर आप रिएक्शन देख रहे हैं आपके पास मौजूद हैं, ये फर्जी रिएक्शन है 2A 3B, ये आपके सामने है। इसमें जस्ट आपने क्या ढूंढना है, कोफिशिएंट ढूंढने। तो वो कोफिशिएंट्स हैं क्या, असल में मैंने आपको फिर वही बताऊंगा, बात करूंगा कि कोफिशिएंट से मुराद एक्टिव मैसेज हैं जिनको उन रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के क्या कर दिया जाता है, पावर की फॉर्म में लिख दिया जाता है ताकि वो रेट के साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रहें, वो प्रोपोर्शनल रहें, ठीक है। तो ये आप खुद भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं शॉर्ट टेस्ट योरसेल्फ के 9.2 के। उसके बाद आते हैं राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये है आपके पास रिएक्शंस हैं A, B और C, इनको आप कोशिश करें जिस तरह से ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन बना हुआ है ना, KC = NH3 का स्केयर और N2, इस तरह से ये एक्सप्रेशन इसी तरह ही आप बनाएं दोबारा से। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग कर सकते हैं ईज़िली, ठीक हो गया बेटा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये लेक्चर इसमें समझ आई होगी बातें। अगर फिर भी कोई मसला है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो ये आज का सवाल था जिसमें मैंने आपके सामने आज के लिए मुकम्मल सवाल जो डेरिवेशन का था लॉ ऑफ मास एक्शन की, ठीक है, वो हमने डिस्कस की है। स्टार्टिंग से हम पेज नंबर हमारे पास जो है वो 8 था, स्टार्टिंग किया, और उसके बाद हमने पेज नंबर 11 पर आकर ख़त्म किया। तो ये जो टेस्ट योरसेल्फ 9.2 ये आप खुद अटेम्प्ट करें, और अगर इससे मुतल्लिक किसी को कोई प्रॉब्लम हो टेस्ट योरसेल्फ से या क्वेश्चन से मुतल्लिक कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।